दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी टाइम ओनली में। स्टडी टाइम आप लोग आपके लिए लेके आया है पीआईबी समरी प्लस प्रीलिम फोकस न्यूज डिस्कशन 22 मई 2020। तो 22 मई 2020 के सभी इंपॉर्टेंट पीआईबी और प्रीलिम फोकस न्यूज को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोटा सा लेक्चर होता है, लास्ट तक देखना है आपको। सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहां पे डिस्कस किए जाएंगे, साथ में एक एक पॉइंट रहेगा जो कि आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है या फिर छोटे मोटे जो भी एग्जाम्स होते हैं वहां पे ये चीज आ सकती है। अगर आपको इसकी पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। स्टडी टाइम ओनली के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम मूव करते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। जो हमारा पहला न्यूज है यहाँ पे टेक्सटाइल कमिटी। देखिए टेक्सटाइल कमिटी बनाई गई है। अब ये टेक्सटाइल कमिटी से रिलेटेड आर्टिकल है, एक स्टेचुटरी बॉडी है, याद रखना है। इस तरीके से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आते ही ये कौन सी बॉडी है ये, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या ये नॉन स्टेचुटरी बॉडी है या फिर ये स्टेचुटरी बॉडी है। तो याद रखना है आपको ये कैसी बॉडी है, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। क्लियर है, हो गया। कब स्टैब्लिशमेंट किया था? 1963 में इसको स्टैब्लिशमेंट किया गया था। इसके फंक्शंस क्या है हम देखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेबोरेटरीज फॉर टेक्सटाइल एंड टेस्टिंग ऑफ टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल मशीनरीज। तो टेक्सटाइल और टेक्सटाइल से रिलेटेड मशीनरीज की टेस्टिंग करना, ये सारे इसके काम हैं, इसको आपको याद रखना है। देखिए 1 से 2 पॉइंट 3 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन जो है इसके ऊपर फ्रेम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब देखिए डे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए डे का एक यहां पे हम अलग से लेके आ रहे हैं 22 मई जो कि आपका कल का दिन था। तो उस दिन क्या मनाया गया है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्लियर हो गया पॉइंट। थीम क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है कि इस बार की थीम क्या थी 2020 की। तो याद रखना है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। हमारे जितने भी सॉल्यूशन है वो कहां है? नेचर के अंदर है, नेचर के पास है। क्लियर हो गया पॉइंट। प्रकृति के पास हमारे सभी सॉल्यूशंस हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारे कहाँ हैं? प्रकृति के पास हैं। तो इसको आपको याद रखना है। ये कोटेशन जो है एक कोटेशन टाइप का भी है, एक थीम भी है जो आप अपने ऐसे के अंदर, अपने आंसर राइटिंग में, जीएस पेपर्स के अंदर कहीं भी पुटअप कर सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट, इसको आपको याद रखना है। देखिए टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द बायोलॉजिकल इशू, जो बायोलॉजिकल इशू से रिलेटेड अवेयरनेस है उसको बढ़ाने के लिए, डाइवर्सिटी को हैम्पर ना हो, लोग बाग जो बहुत ज़्यादा लेवल पे गवर्नमेंट और हर एक जगह देखा जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है, उसके अवेयरनेस के लिए डे मनाया जाता है। जब भी कोई डे मनाया जाता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि उसके प्रति हमको क्या करना है? अवेयरनेस को बढ़ाना है। क्लियर हो गया पॉइंट। आगे चलते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। तो ये याद रखना है आपको, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की प्रिजर्वेशन के लिए हमने क्या किया? 2 कमिटी हमने बनाई। पहली थी डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमिटी। काफी सुना होगा नाम, या अगर क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीवियसली भी पूछा गया है कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमिटी किस चीज से रिलेटेड है, तो याद रखना है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट से रिलेटेड ये कमिटी है। क्लियर हो गया पॉइंट। गडगिल कमिटी की रिपोर्ट जो आई थी वो किससे रिलेटेड है बताना है आपको, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। क्लियर हो गया पॉइंट। टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए इस कमिटी को बनाया गया था। इसने क्या किया? इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन तैयार किए, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज तैयार किए। क्लियर हो गया। 6 स्टेट्स के अंदर, वो 6 के 6 स्टेट्स आपको रटे हुए होना चाहिए। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। एक बार फिर से पढ़ते हैं। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। ये 6 के 6 स्टेट आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसके बाद आती है गडगिल कमेटी की रिपोर्ट। ये क्या करती है? ये भी इसके बाद आती है, कस्तूरी रंगन के बाद। और ये डिफाइन करती है बाउंड्रीज ऑफ वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट की बाउंड्रीज हैं उन्हें डिफाइन करती है कि यहां से स्टार्ट होता है, यहां तक खत्म होता है। अब ईएसए, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को ये भी बताती है। साथ में इसके अंदर ये क्या करती है? इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन तैयार करती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, जहां पे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन फर्स्ट, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन सेकंड, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन थर्ड।
तो यहाँ पे क्या है, इसने क्या किया, यहाँ पे जोन बना दिए। जोन के अंदर इसने क्रिएट किया कि देखिए जो फर्स्ट जोन है वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप माइनिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। देखिए जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज होते हैं, जोन होते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे आप माइनिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते, कोई भी फैक्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, वहाँ पे हाउस होल्ड्स वगैरह नहीं हो सकते, बहुत सारी चीजें इस तरीके से वहाँ पे मना की गई। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन सेकंड के अंदर थोड़ी सी छूट दी गई, लेकिन माइनिंग फिर भी बंद थी। माइनिंग तो तीनों के अंदर बंद थी। हाँ, कहीं कहीं पे जैसे छोटी मोटी फैक्ट्री डाल सकते हैं, हाउस होल्ड हो सकते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह खड़े कर सकते हैं, तो वो थर्ड या इसके जगह की गई थी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर हो गया पॉइंट। आगे चलते हैं हम। ओडिशा, देखिए ओडिशा ने यहाँ पे अडॉप्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो ये आपको याद रखना है। ओडिशा ने क्या अडॉप्ट किया है, किस स्टेट ने अडॉप्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रिसेंटली। तो अभी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए तो आप बताने में सक्षम होंगे। ओडिशा, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच अ बल्क ऑफ द परचेसेस इंक्लूडिंग एग्रो प्रोसेसिंग एटसेट्रा इन प्री एग्रीड प्राइस। मतलब जैसे सपोज फार्मर्स क्या करता है, जो एग्रीकल्चर पैदावार उसकी हुई है उससे पहले, एग्रीकल्चर होने से पहले, फार्मिंग प्रोड्यूस होने से पहले, खेत कटने मतलब खेत की जो क्रॉप्स वगैरह उसको काटने से पहले, सारी प्रोसेसिंग होने से पहले जब वो बोता है तो वो क्या करता है, उस टाइम पे एग्रीमेंट साइन कर लेता है कंपनीज के साथ या फिर किसी के साथ भी एक्सपायर्ड डेट, और एक बल्क लेवल में उन्हें बोलता है कि हम आपको इतनी चीजें प्रोवाइड करेंगे इस रेट में। इट डजंट मैटर कि उस टाइम पे रेट या तो घट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपका नुकसान, या उस टाइम पे रेट बढ़ जाए, हम उसी रेट में कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। साइन किए जाते हैं, यहाँ पे एग्रीमेंट होता है, डॉक्यूमेंट्स में साइन होते हैं, इस तरीके से ये चीज की जाती है। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यहाँ पे फार्मर्स का भी नुकसान नहीं होता है, मतलब ऐसा रहता है कि फार्मर्स को भी नुकसान नहीं होगा और दोनों लोगों को एक तरीके से फायदा रहता है। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट एक सोनिक बूम यहाँ पे न्यूज में था, तो इसके बारे में आप देख लीजिए। सोनिक बूम एक तरीके से ऐसी चीज है, आप कह सकते हैं, जहां पे when object travels more than the speed of sound। देखिए ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये बहुत तेजी से भाग रहा है, इतनी तेजी से भाग रहा है कि साउंड जो है पीछे रह गया। ये जो हॉर्न ब्लो कर रहा है वो पीछे रह गया और ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे रह गया। तो स्पीड ऑफ साउंड से जब भी तेज भगता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोनिक बूम। तो वहां पे इस तरीके से वेव्स क्रिएट होती है। क्लियर हो गया पॉइंट। ये न्यूज में था, इसको आपको याद रखना है। उमंग क्या है, उमंग एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आपको याद रखना है, जो कि लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर। तो इसको भी आपको याद रखना है, 2017 में एक उमंग लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए, न्यू एज गवर्नेंस के लिए ये मोबाइल ऐप लाया गया था, जिसके अंदर मैक्सिमम सर्विसेज रखी गई थी गवर्नमेंट की, जैसे कि करंट वेदर कैसा है, नाउ फोरकास्ट कैसे हैं, और सिटी फोरकास्ट कैसा है, रेनफॉल इंफॉर्मेशन, टूरिज्म फोरकास्ट, वार्निंग, साइक्लोन, इस तरीके से टोटल 7 चीजें इसके अंदर रखी गई थी। तो ये आपको याद रखना है, 2017 में लॉन्च हुआ था, 7 चीजें इसके अंदर रखी गई हैं। और उमंग एक ऐप है। क्वेश्चन यही डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि उमंग क्या है, क्या ये एक वेबसाइट है, क्या ये एक पोर्टल है, क्या ये एक एप्लीकेशन है, या फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई योजना है। तो आपको पता होना चाहिए ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। क्लियर हो गया पॉइंट। आगे चलते हैं। देखिए एक छोटा सा आर्टिकल और हमारा बचा हुआ है, एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट। ये आपको याद रखना है, हर कोई एम्प्लॉयमेंट सबको मिलेगी। ये स्कीम किसके द्वारा निकाली गई है, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। मनरेगा के तहत यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। जो भी माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं एमपी के अंदर बाहर से आए हैं, उन्हें मनरेगा के तहत यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। सो दिस इज द फाइनल अवर लेक्चर। कैसा रहा आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, साथ में लेक्चर को शेयर करना है, लाइक करना है। अगर लेक्चर को पसंद आया, देखिए 5 से 7 मिनट के अंदर सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन न्यूज को हम डिस्कस कर लेते हैं, वन लाइनर फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर से जरूर इसको फॉलो करिए, चलते हुए बैठे रहिए, कहीं पे भी आप इसको चलते चलते हुए सुन सकते
हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ में एमसीक्यू की सीरीज जरूर आने वाली है, तो उसे आप जरूर देखिएगा बिल्कुल, और आप उसके रिव्यू जरूर देखिएगा किस तरीके से आपको चाहिए, कि उसमें और भी चीज़ें आप चाहते हैं कि हम और भी कुछ और अच्छी क्रिएटिव चीज़ें लेके आएँ, तो इस तरीके से आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए नई चीज़ें लेके आएंगे। और जिन्होंने भी आईआर का न्यूज एनालिसिस नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके देखिए। एडिटोरियल लेक्चर नंबर 1 हम लेके आ चुके हैं, लेक्चर 2 जल्दी आएगा, तो मैं कोशिश करूंगा वीकली वहां पे 1, 2 या 3 लेक्चर लेके आने की, जहां पे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो कि आईआर से रिलेटेड हो जाते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। लेक्चर को शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए और घर पे बने रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।